Там второй пассажир отмену взял, за это ждали. There is the second passenger made a cancellation and they waited for it. Okay. तो इसको दूसरे वाले ने कैंसिल कर दी इसकी राइड। अब ये कोई और पैसेंजर ढूंढेगा, और इसको रास्ते में कोई मिल जाएगा तो ये उसे बिठा लेगा। फिलहाल ये यहाँ से निकल गया है। पूल कार के वैसे है तो फ़ायदे, थोड़ी सस्ती पड़ती है,
और दूसरा पैसेंजर भी मिल गया इसको, यहीं मिल गया पास में ही। ऐप बहुत अच्छी है, एक ने कैंसिल करी, दूसरे ने फट से 2 ही मिनट लगे थे, फिर दूसरा मिल गया। कमाल है यार, ये फैसिलिटी इंडिया में भी होनी चाहिए यार। और गाड़ियों के नंबर बड़े डिफरेंट से हैं यहाँ पे। सिर्फ स्टार्टिंग में 3 न्यूमेरिकल नंबर होते हैं और उसके बाद 3 अल्फ़ाबेटिकल, बस दैट्स इट। और हर गाड़ी में भाई पीछे का शीशा काला है, आगे के दोनों शीशा वाइट हैं। हर गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में भी और टैक्सी में भी आगे के वाइट हैं शीशे और पीछे का शीशा काला है। और एसी चलाने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती गाड़ी में बिल्कुल भी, सिर्फ हल्का सा शीशा खोल लेते हैं और उसी से अच्छी खासी ठंडी हवा आती रहती है। 26 मिनट दिखा रहा है भाई, मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक है इस वजह से 26 मिनट दिखा रहा है थोड़ा सा। वैसे काफ़ी हम आ भी गए हैं बाहर, लेकिन बार बार रेड लाइट पे गाड़ी रुक जाती है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि यहाँ पे टैक्सी में किसी भी पैसेंजर को बिठाते हैं उससे बातें करनी चालू कर देते हैं और बातें ऐसे करते हैं भाई जैसे रिश्तेदारी हो कुछ। कल मैंने एक लड़की देखी थी, एक लड़की और वो ड्राइवर लगे पड़े हैं बातें बनाने में। फिर शाम को मैंने टैक्सी करी थी तो एक आंटी बैठी थी, वो आंटी और वो ड्राइवर बुढ़ा, वो दोनों लगे पड़े बातें करने में। अब सेम वैसे ही ये लड़का बैठा हुआ है और वो ड्राइवर आपस में लगे पड़े दोनों, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं हंस के। तो बड़े जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं पैसेंजर के साथ में। ये दोनों देखो। और मैंने बहुत ढूंढा भाई, मुझे मेट्रो का स्टेशन नहीं दिखाई दिया यहाँ कहीं भी, मतलब मिला नहीं। मेरी ऐप हमेशा कंफ्यूज करती रही मुझको। तो मेट्रो स्टेशन अब मुझे ठीक से कंफर्म भी नहीं हो रहा। गूगल में लिखा रहा है कि मेट्रो की सर्विस शुरू होने वाली है कुछ दिन बाद, और मैंने वीडियोस देखी हैं कि मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है, समझ में नहीं आ रहा। मैं कंफ्यूज रहा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और मेट्रो स्टेशन मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी गूगल मैप पे, लेकिन कहीं पे भी मुझे लोकेट नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा। बार बार वो बड़े वाला स्टेशन दिखा रहा था जिस ट्रेन से मैं आया था, अलमाटी से अस्ताना आया था, उस स्टेशन को दिखा रहा था बार बार। तो वो तो मेट्रो स्टेशन था नहीं। मेट्रो स्टेशन यहाँ पर मैंने सुना है सारा अंडरग्राउंड है, बाहर की तरफ कोई ट्रेन नहीं चलती। लेकिन मुझे मेट्रो स्टेशन नहीं मिला भाई, मतलब मेरे एरिया के आसपास कहीं नहीं था। ऐसे बैठे बैठे एक बात दिमाग में आई अभी अब से 1 साल पहले जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी, तो मेरे को ये भी नहीं पता था ठीक से कि मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री और दूसरी से तीसरी कंट्री कंटिन्यू जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। मतलब मेरे को कन्फ्यूज़न ये था कि शायद हम एक बार में एक ही कंट्री जा सकते हैं और हमें वापस आना पड़ेगा, उसके बाद में हमें इंडिया से फिर से दूसरा टिकट लेके फिर हम दूसरी कंट्री जा सकते हैं। तो मेरे को ये भी कंफर्म नहीं था कि मैं एक साथ 2-3 कंट्री ट्रैवलिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और मैं गूगल पे मैंने बहुत कुछ छाना उस टाइम पे और ठीक से मुझे चल नहीं पाया पता, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मैं लगा रहा। उस टाइम पे जिस चीज़ के लिए मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था, आज मैं उस चीज़ को करता हूँ तो बड़ा अच्छा सा लगता है। अब जैसे मैं आज कजाकिस्तान में हूँ और आज मेरी फ़्लाइट है, मैं इस कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान, और बहुत ही आसान है, सब कुछ ईजी लग रहा है, जबकि पहले बहुत अजीब सा लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना भाई, उसमें लगे रहना चाहिए, तुम्हें कामयाबी मिल ही जाएगी कभी ना कभी, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एनीवे, बस 2 मिनट का रास्ता और रह गया एयरपोर्ट का। तो भाई एयरपोर्ट तो मैं पहुँच गया, ये सामने एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे पास में 10,000 टैंगे का नोट है इस टाइम, और ड्राइवर के पास चेंज नहीं है, खुले नहीं है। अब वो उतर के गया है अंदर एयरपोर्ट के आसपास कहीं मालूम करने कि कुछ खुले पैसे लेके आए, तब मैं पेमेंट करूँगा, तब मैं जाऊँगा। वो गाड़ी को ऐसी खुली गाड़ी छोड़ गया बेचारा, गाड़ी भी खुली हुई है और एक पैसेंजर हो रहा है खड़ा है उसकी गाड़ी में जाने के लिए। उसने दूसरा पैसेंजर भी ले लिया यहाँ से वापस जाने के लिए, और ना मेरे पास चेंज है ना उसके पास चेंज है। मेरे सारे छोटे नोट हो गए ख़त्म, मतलब कर दिए मैंने ख़त्म। एक ये 10,000 टैंगे के 2 नोट बच रहे मेरे पास में, इन्हें भी मैं चेंज करा लूँगा उज़्बेकिस्तान पहुँच के वहाँ की करेंसी में। अब है नहीं तो भाई क्या करें, अब वो करा के लाएगा जहाँ से भी लाएगा। वो गया तो है उतर के, देखो क्या करता है। तो ले तो आया भाई वो कहीं से खुले करके। तो मेरा जो बैठा था 2500 टैंगे बैठे था, लेकिन मैंने उसे 500 टैंगे फालतू दे दिए। उसके बाद चेंज की प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कहा तो 3,000 टैंगे काट ले, कोई बात नहीं। तो 3 दूनी 6, यानी कि 600 रुपये में पड़ गई मुझे, वैसे 500 में पड़ रही थी। 100 रुपये मैंने फालतू दे दिए उसे, बेचारे ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। और यहाँ पर डिपार्चर कहीं नहीं लिखा है भाई, सब रशियन में लिखा है। मुझे एक बार पहले चेक करना पड़ेगा कि डिपार्चर कहाँ पर है। ना मुझे अराइवल समझ में आ रहा है, ना डिपार्चर समझ में आ रहा है यहाँ पर। और मुझे ये अराइवल लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट लोग निकल के आ रहे हैं बाहर। तो भाई यहाँ पर डिपार्चर और अराइवल सेम ही है। इधर की तरफ से अराइवल है और इधर ये डिपार्चर लिखा हुआ है। दोनों चीज़ सेम फ्लोर पे कर दिया इन्होंने, यहीं पे डिपार्चर दे दिया, यहीं पे अराइवल दे दिया। खुल जा सिम खुल गया। ये एयरपोर्ट तो कम लग रहा है, ये तो मुझे मॉल लग रहा है भाई कोई। यहाँ पे बैग स्कैन होएगा पहले मेरा, फिर मैं अंदर जाऊँगा।
हो गया पार भाई। फ़िलहाल तो अभी नॉर्मल सिक्योरिटी हुई है, के बाद में अभी इमिग्रेशन होगा ना, तब जाके। सब लोग ऊपर ही जा रहे हैं, तो पहले तो मैं अपना काउंटर नंबर चेक कर लूँ। यहाँ पर ये लिस्ट लगी हुई है ऊपर, इसमें देखना पड़ेगा मुझे मेरा टिकट नंबर वगैरह। भाई बड़ा पंगा कर रखा है इन्होंने कज़ाक लैंग्वेज में लिख रखे हैं सारे। अब पहले मुझे ट्रांसलेट करने पड़े हैं। फ़िलहाल ये पता नहीं कितने काउंटर नंबर पे दिखा रहा है। मैंने फ़ोटो ले लिया, अभी मैं ऊपर T1 पे पहुंच कर देखता हूँ काउंटर नंबर क्या है मेरा। उसने ना मेरे को टर्मिनल 2 पे छोड़ दिया और मेरी फ़्लाइट है टर्मिनल 1 से। बोर्ड को बहुत देर तक देखने के बाद में मुझे समझ में आया, क्योंकि वो बीच बीच में ना इंग्लिश लैंग्वेज का भी बोर्ड हो रहा था। बीच में जब इंग्लिश लैंग्वेज का आता था तब मेरे को ढंग से पढ़ना पड़ा, और बहुत थोड़ी देर के लिए आ रहा है इंग्लिश वाला। तो उस पर मेरी फ़्लाइट लिखी हुई है टर्मिनल 1 पर, और उसने मुझे छोड़ दिया टर्मिनल 2 पे। तो टर्मिनल 1 इधर की तरफ दिखा रहा है, एरो लग रहा है। मैंने अभी पूछा भी एक से, तो उसने बोला है टर्मिनल 1 पे जाना है इधर की तरफ आपको। तो ये सामने टर्मिनल 1 दिखाई दे रहा है, वहीं जाना है मेरे को। किसी और कंट्री में आके एयरपोर्ट पे थोड़ा सा धक्के से उठाने पड़ते हैं, लेकिन पूछने से सब कुछ हो जाता है। तो मेरी टिकट के आगे लिखा हुआ था टर्मिनल 1, T1 लिख रहा था। तो मैं कंफ्यूज हो गया मुझे, और ये टर्मिनल 2 था जिसके अंदर मैं घुस गया था। अब टर्मिनल 1 में जाना है, और इसके बराबर में ही है टर्मिनल 1। ये मेरे पीछे टर्मिनल 2 दिखाई दे रहा है, और ये वाली बिल्डिंग जो है टर्मिनल 1 है। और ये एयरपोर्ट को बड़ा कर रहे हैं वहाँ पर, और बड़ा कर रहे हैं एयरपोर्ट को। गूगल पे मैंने पढ़ा था कि करीब कई लाख पैसेंजर डेली आ सकते हैं, फिर इतना बड़ा इसको बना देंगे। तो ये आ गया भाई टर्मिनल 1। डिपार्चर तो लिखा है इस पर, चलते हैं अंदर। खुल जाओ सिम सिम, फिर से खुल जाओ सिम सिम, और फिर से मुझे चेकिंग करानी पड़ेगी। ये तो भाई इसके अंदर घुसते ही सामने दिखाई दे गया मेरा, ये उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की लाइन लग रही है भाई। ये वाली फ़्लाइट है मेरी HY722। यहाँ आके ढूंढना नहीं पड़ा, सामने दिखाई दे गया मेरा काउंटर। और 2 लाइन लग रही हैं, बिजनेस क्लास खाली पड़ी है। भगवान ने चाहिए तो कभी बिजनेस क्लास से भी जाएंगे, तो उसमें जल्दी नंबर आ जाता है। और छोटा सा एयरपोर्ट है इनका, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन गूगल पे मैंने सर्च किया था तो ये बना रहे हैं इसको, और बड़ा कर रहे हैं। देखो काउंटर भी कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। थोड़ी सी दिक्कत आई मुझे, टर्मिनल 2 के अंदर घुस गया था, फिर वहाँ से मुझे पूछना पड़ा टर्मिनल 1 कहाँ है, तो लेकिन हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो भाई बोर्डिंग पास तो मिल गया इजीली, और मेरी शक्ल को देख रहा था कि शक्ल नहीं मिल रही तेरी। पासपोर्ट में मेरा क्लीन शेव है, और अब मैंने बियर्ड रख लिया है, लेकिन दे दिया फिर हंस के उसने। मुझे पासपोर्ट कंट्रोल कराना है, यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं होते हैं, तो मैं बंद कर लेता हूँ। तो भाई पासपोर्ट कंट्रोल और इमिग्रेशन दोनों चीज़ हो गई। अंदर की तरफ आ गया हूँ मैं, गेट जहाँ पर है वैसा छोटा सा ही है, जहाँ इमिग्रेशन हो रहा था उससे बाहर कूदते ही गेट आ गया। ये गेट A4 है सामने, यहीं से मेरी फ़्लाइट है। तो भी फ़्लाइट में है करीब 2.5 घंटा थोड़ा सा यहाँ पे टाइम काट लेंगे, कुछ काम कर लेंगे। और छोटा सा एयरपोर्ट है भाई, बहुत ही, मलेशिया से तो बड़ा है। मलेशिया वाला तो बहुत ही छोटा था भाई। मलेशिया से जब मैं वियतनाम गया था तो मलेशिया का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा था। फ़िलहाल एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा है, ज़्यादा फ़्लाइट है नहीं इसका मतलब। आज बड़ी अलग बात हुई, आज इमिग्रेशन वाले ने आज फर्स्ट टाइम मेरे से पूछा है कि आपके पास में कितनी करेंसी है, कितनी मनी लेके चल रहे हो, जबकि आज तक कभी नहीं पूछा। मैं 5-6-7 कंट्री तो चला ही गया हूँ, और पहली बार मेरी शक्ल देख के किसी ने पूछा कि तेरे पास पैसे भी है या नहीं। यार मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा आई हैव $500 समथिंग। तो उसने बोला ओके यू मे गो। मतलब चेक नहीं करने को बोला, करेंसी शो नहीं करवाई उसने। और सिंपल सा ही प्रोसीजर था, कोई खास नहीं था भाई, कुछ खास नहीं पूछा उन्होंने। नॉर्मल टिकट चेक किया, रिटर्न टिकट चेक किया, पूछा कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, मैंने कहा फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। पूछा कि आपका ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसके बाद आप इंडिया जाओगे, मैंने कहा हाँ जी, इसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा। नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी थी, और उसके बाद बोला ठीक है आप जा सकते हो। तो और मैंने फिर अपना चेकिंग वैसे कोई खास नहीं कर रही है, लेकिन मेरा डीओ था, वो डीओ निकलवा लिया इन्होंने। और मैंने वो कजाकिस्तान में ख़रीदा था, मैं इंडिया से लेके नहीं आता कभी, क्योंकि एयरपोर्ट पे निकलवा ही लेते हैं। तो मैं हर कंट्री के अंदर जाके एक डीओ ख़रीदता हूँ हर बार, और जब मैं कंट्री से बाहर निकलता हूँ तो वो सिक्योरिटी चेक वाला मेरा डीओ रख लेता है। अब मुझे उज़्बेकिस्तान जाके फिर से एक ख़रीदना पड़ेगा।
और देखो बाहर का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। सुबह बारिश थी यहाँ पे, अभी मौसम खुल गया है और 4:30 बजे फ़्लाइट है मेरी यहाँ से। 4:30 3 घंटे की फ़्लाइट है मेरी, तो 5:30, 6:30, 7:30 लगभग मैं 8 बजे तक पहुँचूँगा उज्बेकिस्तान। और उसके बाद मैं टैक्सी से, देखो कितना टाइम लगता है मेरे हॉस्टल पहुँचने तक। हॉस्टल वाले को मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि मैं रात को 8-9 बजे तक ही चेक इन करूँगा, मैं जल्दी चेक इन नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी उससे बात हो गई थी मैसेज पर। Booking.com के अंदर ना ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि हम जो भी प्रॉपर्टी बंद करते हैं उस प्रॉपर्टी के साथ में हम चैटिंग पे बात कर सकते हैं अपनी कंफर्मेशन के, हम अर्ली चेक इन करेंगे या लेट चेक इन करेंगे, आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाता है, फिर ठीक रहता है। एनीवे थोड़ी सी देर यहाँ रेस्ट करता हूँ, बैठता हूँ और देखता हूँ कुछ खाने पीने का इंतजाम है या नहीं। फिलहाल मेरे पास खाने के लिए मेरे पास काफ़ी सामान है, मुझे वॉशरूम ढूंढना है और पानी की बोतल भर लेता हूँ मैं। पानी बोतल में खाली लेके चला हूँ। और यहाँ देखो वाइन का शोरूम पूरा, हर एयरपोर्ट पे दारू क्यों बिकती है मेरे समझ में ये नहीं आता। ड्यूटी फ्री दारू, यहाँ काफ़ी सस्ती मिल रही होगी दारू। और यहाँ के ब्रांड भी डिफरेंट होंगे अपने आप में, डांस का, वोदका। और देख रहे हो बोतल, देख रहे हो ऐसा लग रहा है थर्मस हो जैसे, और मेटल की बनी हुई है सिल्वर में। और ये है भाई 15 यूरो की, और सबका रेट यहाँ यूरो में दे रखा है, डॉलर में नहीं दे रखा है इन्होंने। और सिमरन ऑफ 1 लीटर वाली 17 यूरो। तो यार बहुत महंगी पड़ रही है ये बोतल तो। अगर इंडियन करेंसी में हम देखें 17 यूरो तकरीबन, साइड में लिखता हूँ हिसाब करके, कैसे कैसे ब्रांड है यार। आप भी कहते हो कि हर वीडियो में दारू की बोतलें दिखाता रहता है, और देख लो यार इतनी महंगी महंगी बोतलें हैं, हमें कहाँ मिलती हैं देखने को। पीने को तो भूल ही जाओ, हम क्यों पियेंगे इतनी महंगी बोतल। ये देखो ये कितनी यूनिक बोतल रखी है। रेट भी पड़ने बेकार है इनके तो, खैर सारी एक्सपेंसिव है ये। और गलती से हाथ भी लगाने का, कोई बोतल मेरे से टूट गई ना तो मेरे को अपने पूरे टूर के पैसे देने पड़ जाएंगे यहाँ पे। चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से, वॉशरूम ढूंढ लेता हूँ, पानी भी ले लेता हूँ, वहीं पानी मिलेगा जहाँ वॉशरूम होगा। और मुझे इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, छोटा सा ही कॉरिडोर है बस, ये सामने की तरफ ख़त्म हो गया, इतना ये पीछे है बस, इतना सही है। केवल यहीं पर सारे गेट दे रखे हैं इन्होंने। देखो भाई यहाँ पे बीपी चेक करने की मशीन भी रख रखी है इन्होंने। फैसिलिटी देख रहे हो, मतलब किसी का बीपी अगर बढ़ जाए इस एयरपोर्ट का देख के आपको कोई मेडिसिन वगैरह दे देंगे। और मुझे वॉशरूम तो मिल गया, लेकिन मुझे पानी का टैप नहीं मिला है, बोतल मैं भर नहीं सकता, यानी कि मुझे पानी की बोतल ख़रीदनी ही पड़ेगी। तो भाई ये पानी की बोतल दी है देखो इन्होंने 500 ml की, 1000 टेंगे की। 1000 टेंगे मतलब 200 रुपये। जैसे कि हर एयरपोर्ट पे स्कैम होता ही है कि पानी हमें फ्री में नहीं लेने देते, इसलिए बहुत सारे एयरपोर्ट पे ना ये पानी का टैप भी नहीं लगाते। आप प्यासे मरोगे या फिर इनकी बोतल खरीदो। तो ये 1000 टेंगे की पड़ी है, जो कि बाहर आराम से मिल जाती है मुझे हार्डली 200 टेंगे की। बताओ 200 टेंगे वाली बोतल 1000 टेंगे में, यानी कि 40 रुपये वाली बोतल मुझे 200 रुपये में पड़ी है। तो है नहीं ये धांधलेबाजी। चलिए यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। और इसका बकायदा बिल दिया उसने फाड़ के मुझे, और उसने ना मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा। तो मैं उससे बोला पासपोर्ट बोर्डिंग पास और बाइंगे वाटर बॉटल, पानी की एक बोतल के लिए तू पासपोर्ट और बोर्डिंग पास भी मांगेगी। तो कह रही है इट्स अ रूटीन, नॉर्मल रूटीन, सबसे ही लेते हैं हम, जो भी हमारे यहाँ खरीदारी करता है। मतलब कमाल है मतलब, लेकिन लेनी तो पड़ेगी भाई, वरना मैं प्यासा मरूंगा फ्लाइट के अंदर। अभी 3 घंटे की फ़्लाइट है और 2 घंटे मुझे यहाँ पर बैठना है, तो 5 घंटे बिना पानी कैसे रहेंगे। ½ लीटर पानी है, खैर चला लेंगे काम, थोड़ा सा पानी होना चाहिए। सामने कॉफ़ी की मशीन भी लग रही है वैसे, 850 टेंगे की है, तो मैं एक कॉफ़ी भी ले लेता हूँ और साथ में बिस्किट वगैरह लाया था वो खा लेता हूँ, कुछ पेट को राहत मिल जाएगी। वैसे सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बहुत दबा के बढ़िया करा था, आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन उस टाइम बज रहे थे 9 और अभी बज गए हैं लगभग 2:30-3 बज रहे हैं। भूख का तो टाइम दोबारा से स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे, तो भूख तो लगने लगी है। तो भाई ये कॉफ़ी की मशीन लग तो रही है, 850 टेंगे की कॉफ़ी है, कोई सी भी ले लो। और ये 9 तरह का फीचर लिखा हुआ है, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है टेक ए कप एंड इंसर्ट इनटू द कॉफ़ी मशीन, क्लिक ऑन द पेमेंट टर्मिनल, चूज़ ए ड्रिंक, मेक ए पेमेंट, बैंक कार्ड, कास्पी, वेट फॉर द प्रिपरेशन। चलो ट्राई करते हैं। अब गिलास कहाँ रखे हैं, यहाँ पर गिलास तो कहीं है नहीं है। अच्छा ये रहा ना गिलास, ये गिलास यहाँ रखना है, ओके। फिर इस पे टच करना है, कैपेचिनो, चलो ये ले लिया हमने। अब ये टच करते हैं कार्ड को, हो तो गया, शायद हो तो गया अब ये तैयार होने स्टार्ट हो गया, और ये मेरा बिल भी आ गया इसके अंदर।
अभी मुझसे पहले एक अंग्रेज कर रहा था इस काम को, उससे नहीं हो पाया और मैंने कर दिया भाई, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं डिटेल ना। तो उसने यहाँ कप रखा है इसके नीचे, जैसे कप मैंने रखा है ना, उसने कप रखा नहीं, सिर्फ कॉफ़ी चूज़ कर रहा था और पेमेंट करने में लगा पड़ा कार्ड से। तो मैंने उसको बोला भी कि कप रखना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा अंग्रेज अपने आप को ज़्यादा बड़ा अंग्रेज समझ रहा था। वो पता नहीं क्या बोलता हुआ चला गया कि मशीन ख़राब है, कुछ ऐसा बोल रहा था। मैंने सोचा हम ट्राई मार के देख लेते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड है मेरा, इससे मेरी पेमेंट हो गई 850 टंगे। कम से कम पानी से तो सस्ती पड़ेगी, 200 रुपये का पानी ख़रीदा है मैंने। कितनी सारी कॉफ़ी मिलेगी, देखो पूरा बहुत बड़ा कप है। और यहाँ पर अलग से सिरप भी रखे हुए हैं कि आपको इनके अंदर कुछ अलग से फिल करना हो तो ये हो गई मेरी कॉफ़ी रेडी। और इसका ये ढक्कन है इसका, और ये शुगर ऐड करनी है अगर हमें तो शुगर ऐड कर सकते हैं हम। तो एक ही पैकेट बहुत है मेरे लिए। तो अब इसको लगा देते हैं ढक्कन को वापस। वह लग जाए यार, कैप भी दे रखा है देखो इस ढक्कन के ऊपर। इस कैप को लगा दो इसके ऊपर तो ये और ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी ये। और ये हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई। अब बैठ के इसे आराम से पीते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, उस अंग्रेज से नहीं हुआ, हमने कर दिया इस काम को। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मैं बिस्किट वगैरह निकाल लेता हूँ अंदर से अपने बैग में से। और मेरे बैग का वेट हो रहा था 8.5 kg। मेरे टिकट पे जो अलाउड है वो कैबिन बैग अलाउड है केवल 8 kg का, और मेरा बैग हो रहा था लगभग 8 किलो 400 ग्राम को। तो 400 ग्राम फालतू था, लेकिन उन्होंने मेरे से पैसे एक्स्ट्रा नहीं लिए, छोड़ दिया मुझे, क्योंकि वो मेरी बियर्ड को देख के थोड़ा सा पासपोर्ट पर फ़ोटो देख के सोच रहा था कि ये जो है बंदा कैसा है, क्योंकि पासपोर्ट में क्लीन शेव हूँ और बियर्ड देख के मोस्टली इमिग्रेशन में मेरे साथ में ये होता है। सब लोग ना 4-4 बार देखते हैं कि ये इसी का फ़ोटो है, इसी का फ़ोटो है, इसी का पासपोर्ट है। और ये मेरा टिकट हुआ है कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान का जो टिकट हुआ है, ये मेरा हुआ है 6,500 का मात्र। और उज़्बेकिस्तान इसका पड़ोसी देश है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 3 घंटे की फ़्लाइट है। और मैंने उज़्बेकिस्तान का वीज़ा अपनी जर्नी स्टार्ट करने से करीब 1 हफ्ते पहले अप्लाई कर दिया था एटलस कंपनी से। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एटलस कंपनी से मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था और मेरे ख्याल से 4 दिन में मेरा वीज़ा दे दिया। और लगभग उन्होंने लिए थे 2500 रुपये उज़्बेकिस्तान के वीज़ा के, शायद 2500 लिए, मेरे ठीक से फिगर याद नहीं आ रही। और मुझे उन्होंने दिया है 60 दिन का वीज़ा दिया है। 60 दिन तो मैं नहीं रुकने वाला, तो मैं वहाँ रुकने वाला हूँ 10 दिन। तो बस उसका सिंपल सा प्रोसीजर था। एटलस पे आप जाओगे, एटलस की साइट खोलोगे तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। किसी भी ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप वहाँ से एटलस वीज़ा ऑनलाइन आप चेक करोगे तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे चीज़ को। बाकी कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। देखो भाई, मैं आपको दिखाता हूँ कितना सामान तो मैं खाने का लेके चलता हूँ। ये देखो, ये राइस केक रखे हुए हैं, ये राइस केक रखे हैं। मैं अपना ब्रेड और सैंडविच भी ले आया हूँ। चीज़ स्लाइस भी इसके अंदर रखी हुई है, मेरी चिली सॉस भी इसमें है, नमकीन इतना कुछ है। मतलब जहाँ भूख लगे वहाँ निकालो और खा लो। तो मैं चक्कर में नहीं पड़ता, इसलिए मैं अपना सामान लेके चलता हूँ इतना। तो राइस केक बहुत बढ़िया चीज़ है, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी खा लो, ख़राब वराब का कोई चक्कर नहीं। सूखा खा लो, चाहे इस पर कुछ लगा लो, पीनट बटर लगा लो, नॉर्मल बटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, या कुछ मत लगाओ, ऐसे ही खा लो, ऐसे भी सही लगता है, बढ़िया लगता है। फ़्लाइट में चेक इन करने का टाइम आ गया है और लाइन हो जाएगी लंबी, उससे पहले लग जाते हैं। काफ़ी देर होगी बैठे बैठे यहाँ पर, इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। मैं थोड़ा सा दूर बैठा था गेट से, क्योंकि यहाँ भीड़ हो रही थी। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ मैं तभी उठ गया, लेकिन सब लोग जो यहाँ आगे बैठे हुए थे ये फट से लाइन में लग गए। 4:45 की फ़्लाइट है और अभी बज रहे हैं 4:15, आधा घंटा है अभी फ़्लाइट उड़ने में। और यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ 2 लाइन लग रही है, एक लाइन लग रही है। एक लाइन देखो उधर से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं, आगे जाके एक ही लाइन बन रही है। अब किसका नंबर आएगा पता नहीं। वहाँ काउंटर पे तो एक ही काउंटर खुला हुआ है, दोनों साइड से तो काउंटर खुला हुआ नहीं है। और बहुत छोटा सा है ये, सिर्फ उस पॉइंट से लेके और ये इधर ख़त्म हो गया, फिनिश। कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, नॉर्मल सा छोटा सा एयरपोर्ट है। लेकिन हाँ, मलेशिया वाले से बड़ा है भाई। मलेशिया का तो बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा एयरपोर्ट था मलेशिया का। तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बस के डब्बे में चढ़ा हुआ हूँ मैं। तो खामे लाइन में खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब लाइन चलेगी तब चल देंगे। काउंटर खुला नहीं है, सबने लाइन लगा ली। मुझे लग रहा है कि लाइन स्टार्ट हो गई है। अब बेकार फालतू 8-8.5 किलो वज़न लेके मैं खड़ा रहूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इसलिए बैठ जाते हैं। जब लाइन चलनी स्टार्ट होएगी तभी लाइन में लग जाएंगे, और हमें छोड़ के तो जाएगी नहीं फ़्लाइट। जाना तो यहीं से, रास्ता तो यही है। वेट करते करते जो है आधा घंटा और चला गया, 4:20 हो गए और अभी तक भी ये एंट्री नहीं दे रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। पता नहीं क्या एकदम से घुसाएंगे सबको। 4:45 पे तो फ़्लाइट उड़ जाएगी, यानी 25 मिनट रह गए हैं और अभी किसी की भी एंट्री नहीं हो रही। जो लोग जहाँ खड़े थे ना वैसे के वैसे ही खड़े हैं, जब से लाइन जरा से भी नहीं खिसकी। तो मैं तो तभी आके बैठ गया था, कोई फ़ायदा नहीं था इतनी देर तक खड़े रहना। देखो अभी तक भी लाइन वहीं खड़ी है, लोग बाग वहीं के वहीं खड़े हैं।
या तो फ़्लाइट अभी पहुंची नहीं है, शायद फ़्लाइट पहले यहाँ पहुंचेगी, फिर दोबारा से, मतलब उज़्बेकिस्तान से ही फ़्लाइट आ रही होगी ना ये, तो यहाँ आएगी और फिर दोबारा से उड़ेगी। लेकिन अभी तो लगेज वगैरह भी जाएंगे इसके अंदर, बहुत टाइम लगने वाला है, तो यानी कि ये फ़्लाइट डिले होएगी। उसी हिसाब से वहाँ लेट उतारेगी और फिर मैं हॉस्टल पहुँचते पहुँचते और लेट हो जाऊँगा, यानी कि रात के तकरीबन 10 बज जाएंगे मुझे हॉस्टल पहुँचते पहुँचते। भाई अभी एक सिक्योरिटी वाला ना डॉग लेके घूम रहा है यहाँ पर, और सबके बैग सूंघता फिर रहा है वो डॉग। सबके बैग सूंघ के गया है, मेरा भी। तो ये डॉग ना बड़े ट्रेंड होते हैं, ये ड्रग्स वगैरह की स्मेल को सूंघ लेते हैं। तो किसी के बैग में अगर चोरी छुपे से कुछ भी ड्रग्स लेके आता है ना, तो वो सब डॉग्स बता देते हैं, ट्रेंड डॉग्स होते हैं। वीडियो नहीं बनाई मैंने उसके सामने, बेकार वो मना करने लगता, तो अभी गया निकल के यहाँ से। और अब 4:35 हो गए, केवल 10 मिनट रह गए हैं फ्लाइट उड़ने में, 4:45 का टाइम है और अभी तक भी लाइन चालू नहीं करी इन्होंने, अभी तक भी एंट्री नहीं दी है। हालांकि फ़्लाइट आ गई है, फ़्लाइट खड़ी हुई है, लेकिन शायद वो लेट आई है तो वो अभी क्लीनिंग चल रही होगी उसके अंदर और उसमें से लगेज वगैरह निकल रहा होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। तो फ़्लाइट यहाँ पर लेट लैंड हुई है, तो अब लेट ही टेक ऑफ करेगी और फिर वहाँ लेट पहुँचेगी। आज का पूरा दिन मेरा इस चीज़ में चला जाएगा। मैं सुबह हॉस्टल से निकल गया था 12:30 बजे, बताओ, और अभी जो है 4:30 बज रहे हैं और देखो रात को किस टाइम तक पहुंचूंगा मैं ताशकंद। तो फाइनली अब अनाउंसमेंट हो तो गई है, लोग लाइन में लगने लगे हैं सब, तो मैंने कहा चलो मैं भी लग जाता हूँ फिर। और ऑलमोस्ट जो है 4:40 हो गए हैं और देखो क्या लिखा आ रहा है, बोर्डिंग क्लोज्ड, रशियन में लिखा है, इंग्लिश में लिखा था। थैंक यू। फाइनली चलो जी, बोर्डिंग तो हुई कम से कम, बहुत टाइम वेट कराया इन्होंने, बोर्डिंग हो गई है और मेरा सीट नंबर 24B है, यानी कि 2 जनों के बीच में बैठूंगा मैं। यार बड़ा बुरा लगता है, एक कोने वाली होनी चाहिए, या तो अंदर वाला कोना हो, विंडो सीट हो, या फिर बाहर वाला गैलरी वाली सीट हो। अब बीच में बैठना बड़ा पंगा हो जाता है दोनों साइड से। चलो देखते हैं। चलो जी, फाइनली उज़्बेकिस्तान के लिए फ़्लाई स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अब मिलते हैं आपको उज़्बेकिस्तान पहुँचने के बाद। मैं इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करूँगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और अगर पुराने हैं तो एक लाइक, एक कमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। Thank you.